स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के बारे में। और ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। तो देखो, एक बहुत ही अलग और खास विशेषता है किसकी, 19th सेंचुरी के जो सेकेंड हाफ है उसकी। और वो विशेषता क्या है कि इस वक्त में क्या हो रहा था, नेशनल अवेकनिंग आ रहा था हिंदुस्तान के अंदर। एक राष्ट्रवादी सोच, एक राष्ट्रवादी भावना आ रही थी। और ये जो कॉन्सेप्ट वगैरह इनको मिला हुआ था वो कहाँ से मिला हुआ था, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इससे मिला हुआ था। इसके अलावा जो समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, वो सब क्या थी, एक शाखा थी। शाखा किसकी थी? जो मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना ब्रिटिश, उसकी एक शाखा थी कि जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन वगैरह का इंट्रोड्यूस करने की वजह से ये जो एजुकेटेड इंडियंस हैं ये जो है बदलाव सुधार आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा जो इंडियंस थे हमारे, वो क्या कर रहे थे, वो हमेशा प्रतिक्रिया दे रहे थे, विरोध कर रहे थे ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसीज का। जो भी नीति वो बना रहे थे हमारे लिए वो सारी दमनकारी नीति थी। दमनकारी इन द सेंस कि इस तरह की नीति वो पॉलिसी हमारे लिए बना रहे थे कि जिससे हमारा पतन हो जाए, यानी हम बर्बाद हो जाएं पूरी तरह से और सिर्फ उनका फायदा हो। तो ये जो राजनीतिक अवेयरनेस यानी चेतना, चेतना मतलब लोगों को उजागर करना, लोगों के मन में जो है चेतना आना, तो ये जो अवेयरनेस आ रहा था इन सारे ट्रेंड से, जो सारा ट्रेंड चल रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ मिल रहा है, मॉडर्नाइजेशन जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उससे मिल रहा है, फिर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो लोग इनकी नीतियों के खिलाफ। तो इसकी वजह से अलग अलग राजनीतिक संगठन पैदा हुए, राजनीतिक संगठन बने, वेरियस मतलब बहुत सारे। तो उसी सब के बारे में इसमें मेनली हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो ट्रेंड चल रहा था, अभी पीछे जिस ट्रेंड की बात हो रही थी कि ये जो ट्रेंड चल रहा था इसका कल्मिनेशन यानी कि इसका समापन हुआ, ये एंड हुआ किसके साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट के साथ 1885 में। सारा ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुखालिफत वगैरह सब कुछ, विरोध प्रकट किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ ये सब कब खत्म हुआ, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1885 में, जो कि मार्क करता है फॉर्मल बिगिनिंग। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक रूप से शुरुआत हुई ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट की इंडिया में। ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित रूप से। इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 वाले में कि स्कैटर किए हुए अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे लोकल लोकल लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो रहा था। लेकिन नेशनल कांग्रेस का बनना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, ये फॉर्मल बिगिनिंग थी, यानी औपचारिक रूप से अब जो है आंदोलन देश के अंदर चलने वाला था। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्रमोट किया, बढ़ावा दिया नेशनलिज्म के ग्रोथ को, यानी जिसकी वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे और ज्यादा ग्रो किए। नेशनलिज्म का पहले मतलब देखो क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब कहता है फीलिंग, भावना, वननेस की भावना कि हम एक हैं और हम सब के अंदर एक कॉमन कॉन्शियसनेस है कि वो एक एंड कॉमन कॉन्शियसनेस यानी कॉमन, आमतौर पे एक चेतना सबके अंदर इमर्ज होना। व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी, सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही छत के अंदर रह रहे हैं, एक ही बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, उनका इतिहास एक जैसा है, उनकी राजनीति एक जैसी है, उनका सांस्कृतिक बैकग्राउंड एक जैसा है और उनका लैंग्वेज भी एक तरह का है, उनकी जो सांस्कृतिक वैल्यूज वगैरह हैं वो भी एक जैसी हैं। और ये लोग क्या करें, अपने आप को एक समझे, एक नेशन, एक राष्ट्र का समझे, इसको कहा जाता है नेशनलिज्म। इस फीलिंग को कहा जाता है राष्ट्रवादी सोच। ठीक है, कि हम लोग एक कॉमन बाउंड्री के अंदर हैं, एक ही जगह पे, एक ही भाषा के रहने वाले, एक ही इतिहास के रहे हैं और एक ही लैंग्वेज के हैं, तो हम सब कैसे हैं, एक हैं। तो ये वाली जो भावना आती है इसको कहते हैं नेशनलिज्म। हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो बहुत सदियों पुराना है, लेकिन कभी भी ये एक राष्ट्र नहीं रहा, एक देश नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये पहले के जमाने से ही देखो तो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, किंगडम्स में बटा हुआ था। कुछ ऐसा समय भी था कि बहुत बड़े हिस्से पे हिंदुस्तान के किसी एक राजा ने रूल किया हो, लेकिन फिर भी पूरा देश एक तरह नहीं था।
ठीक है, एक के राज में तो आया लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं आ पाया था। एक लार्जर पार्ट ऑफ द कंट्री रूल किया जा रहा था सिंगल रूलर के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अलग अलग और भी रूलर्स थे। और लोगों की जो वफादारी थी वो सिर्फ किसके लिए थी, वो अपने राजा के लिए थी या उस राज्य के लिए थी जिस राज्य में वो रहते थे। और ये जो मॉडर्न फीलिंग है, आधुनिक एहसास, मॉडर्न वाला एहसास, फीलिंग किसका, कौन सी फीलिंग, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवादी जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर नहीं थी। ये कब पैदा हुई, ये पैदा हुई ब्रिटिश रूल में। मेनली कब, जब उन्होंने रिएक्शन किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। भाई सबको ब्रिटिश परेशान कर रहे थे, तो सब क्या हुए, सबके दुखों की एक ही दवा है, ब्रिटिश को बाहर निकाल दिया जाए। तो सब एक ही ग्राउंड पे फिर एक होने लगे कि यही है, हमको भी परेशान कर रहा, आपको भी, हम भी एक देश के, आप भी एक देश के। एंड क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, जब दोनों के हित आपस में एक दूसरे से टकराए, ब्रिटिश अपना फायदा देख रहे हैं और कीमत, नुकसान है किसका, हिंदुस्तानियों का। और हिंदुस्तान क्या कर रहा है, हिंदुस्तान के लोग अपना फायदा चाहते हैं, भाई मेरा देश है, हमारे लिए होना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए इस देश के रिसोर्सेज से। तो इन दोनों का इंटरेस्ट क्लैश कर रहा था। तो ये सारी फीलिंग्स तब आधुनिक रूप से इनके अंदर आई। जैसा कि हम लोगों ने पहले के चैप्टर में देखा कि हिंदुस्तानी हमेशा विरोध प्रकट करते रहे, कभी इन्होंने जनरली एक्सेप्ट नहीं किया ब्रिटिश रूल को, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी शुरुआत से। लेकिन ये जो विरोध था ये बहुत लोकलाइज था और स्कैटर्ड था, यानी छोटी छोटी जगह पे अलग अलग छोटे मोटे ग्रुप में लोग विरोध प्रकट कर रहे थे, इसीलिए ये उतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया था। पहले चैप्टर में हमने देखा था। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, डिपोज का मतलब होता है जिनको रिमूव कर दिया गया हो। डिपोज का मतलब चीफटेन्स वगैरह, जो मुखिया वगैरह होते हैं, नेता वगैरह, उनको हटा दिया गया हो, उनके वंशजों को हटा दिया गया हो, और उनके रिलेशंस, जमींदार वगैरह को, एक्स सोल्जर्स, ये सब अधिकारी इंडियन स्टेट के, ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने शुरुआत की, ठीक है, किसकी, इसके। और ये जो कल्मिनेशन हुआ इस ट्रेडिशनल अपोजिशन का, इन लोगों ने पहले शुरुआती दौर में विरोध प्रकट किया, और ये जो विरोध प्रकट करने का ट्रेंड चल गया, सबको यार है नहीं, बेकार है सब, बेकार है सब। तो ये जो विरोध चल रहा है, तो विरोध ये कहां पे समापन हुआ, अगेन कल्मिनेशन वर्ड यूज हुआ है। तो ये जो पारंपरिक विरोध चल रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स की हर कोई मुखालिफत कर रहा है, हर कोई उससे बगावत कर रहा है, तो ये इसका एंड अप हुआ किसके साथ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ। ये जो रवैया चल रहा था ये एंड अप हुआ किसके साथ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ, यानी जंग हुई आजादी के लिए। ऑल्दो जो पहली जो जंग थी 1857 वाली, आपको पता ही है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव पाने में फेल हो गई, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे हिंदुस्तानियों को प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला कि वो एक बाहरी ताकत से लड़ें, दृढ़ निश्चय के साथ बिल्कुल स्ट्रगल करें, डिटरमाइंड स्ट्रगल करें कि नहीं, हमको इनसे लगातार लड़ते रहना है, तब तक लड़ना है जब तक हम कामयाब ना हो जाएं, हमारा देश आजाद ना हो जाए। फर्दर आगे देखते हैं। तो इसीलिए जो नेचर था फॉरेन रूल का, रिजल्ट कर रहा था किसमें, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट के बनने में अमंग द इंडियंस। और क्या कर रहा था, एक ऐसा इन्वायरमेंट कंड्यूसिव, मतलब अनुकूल, यानी जो इन्वायरमेंट बढ़ावा दे, ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन रहा था किसके लिए, ग्रोथ के लिए, अ पावरफुल नेशनल मूवमेंट, एक अच्छा सा आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी। तो फॉरेन रूल का जो नेचर था वो कैसा था, ये फॉरेन रूल का नेचर हमेशा से बुरा था, सबको सता रहे थे, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर क्या आ रहा था, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, यानी राष्ट्रवादी सोच आ रही थी। ये सब हिंदुस्तानियों के अंदर धीरे धीरे पैदा हो रहा था। फिर एक ऐसा अनुकूल मौका आया, ऐसा इन्वायरमेंट बना पूरा का पूरा कि ये ग्रोथ हुआ एक मजबूत राजनीति, ये राष्ट्रवादी आंदोलन का। राष्ट्रवादी आंदोलन मतलब ऐसा आंदोलन जो बड़े पैमाने पे हो, पूरे के पूरे देश के हिसाब से, है ना। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 1850 के बाद की बात कर रहा है, वो विटनेस है, गवाही देता है, इमरजेंस हुआ किसका, नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का, एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, है ना।
क्या बोल रहा है, कह रहा है नेशनल राष्ट्रवादी राजनीतिक कंसिस्टेंस, यानी ये जो सोच है लोगों के अंदर डेवलप हुई कि हमारा देश है, हमको रूल करना चाहिए, हमको इस पे रहना है, और लोगों के अंदर एक मजबूत फीलिंग आई किसकी, राष्ट्रवादी फीलिंग की, कि ये राष्ट्र हमारा है, हम सब कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं, कॉमन लैंग्वेज कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, तो इस पे कोई फॉरेन रूल नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया नेशनल मूवमेंट के, या फिर नेशनलिज्म को कह सकते हो, कि राष्ट्रवादी जो सोच है हिंदुस्तान में उसको बढ़ने में। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखो बहुत सारे फैक्टर है, जिस फैक्टर में सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। और सबसे नंबर 1 पे आने की वजह भी क्या है, कि सबसे पहले वो व्यापार की ही बात लेकर आए थे कि हम आपके यहां व्यापार करने के लिए आए हैं। तो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से इन्होंने शोषण किया पूरे देश का। बहुत सारे फैक्टर थे जो पैदा हुए, किसके लिए, अपोजिशन पैदा कर रहे थे, यानी विरोध प्रकट किया जा रहा था ब्रिटिश शासन के खिलाफ। उस सब रोल में से सबसे मेन रोल किसका था, आर्थिक रूप से जो शोषण किया जा रहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था इस सारे रोल में से। भाई ये बहुत सारी हरकतें कर रहे थे बर्बाद करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ रहा था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन से प्रभाव पड़ रहा था। ये जो सारे हिंदुस्तानी हैं इन्होंने महसूस किया कि इनका आमतौर पे उद्देश्य बस इतना है इनकी नीतियों का, कि ये बढ़ावा देंगे सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, और इसकी कीमत क्या होगी, हमारा नुकसान, है ना। ये हमारे कल्याण के ही कीमत पे क्या करेंगे, अपना फायदा देखेंगे, यानी हमारा कल्याण नहीं करेंगे, सिर्फ अपना फायदा करेंगे, यानी हमारा कभी कल्याण नहीं होने वाला, सिर्फ इनका फायदा होने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा दर्दनाक कौन थे, जो पीड़ित थे, वो भाई पीजेंट हैं। ये वही लोग हैं जो सबसे मेन पीड़ित हैं, किसकी वजह से, इनकी नीतियों की वजह से। जो सरकार है उसने बहुत बड़ा हिस्सा, ये जो कुछ पैदा कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया राजस्व के नाम पर, लैंड रिवेन्यू के नाम पर, और दूसरे टैक्सेस के नाम पर। और ये जो मनमानी, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है मनमाना, ये जो टैक्स वसूल रहे थे किसानों से, इसकी वजह से ये चंगुल में फंस जा रहे थे जमींदार के और देनदार के। जो लोग कर्ज वगैरह बांटते हैं उनके हाथ में, या फिर जमींदार या जो जमीन का मालिक है उसके हाथ में ये लोग फंस जा रहे थे। इसके अलावा जो कारीगर थे और जो कलाकार थे उनके साथ क्या हो रहा था, तो ब्रिटिश का जितना भी आर्थिक नीति था, इकोनॉमिक पॉलिसी था, वो सब खिलाफ था। किसके फायदे के, हिंदुस्तानी व्यापार के फायदे के बिल्कुल खिलाफ था, यहां की इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ था। यानी वो पूरा बर्बाद ही करने के लिए था, वो सिर्फ प्रमोट करते थे अपने यहाँ के चीजों को। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने अपना राजनीतिक ताकत इस्तेमाल किया, हिंदुस्तानी हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से जो चीजें बनाई जाती थी, उन सब की ये जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वगैरह थी उन सबको बर्बाद करने में, हस्तकला बोलते हैं इसको, इन सब चीजों को बर्बाद करने में उन्होंने अपना राजनीतिक ताकत इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान एक सोर्स बन गया था रॉ मटेरियल का, यानी यहां से सिर्फ कच्चा माल जा रहा है किधर को, इंडस्ट्रीज को। कहां के इंडस्ट्रीज को, ब्रिटेन के। और ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज को क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, और ब्रिटिश के इंडस्ट्रीज से क्या आ रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहा है। तो रॉ मटेरियल सब इंडिया से लिया जा रहा है और उधर की फैक्ट्रीज से बन के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है हिंदुस्तान में लाया जा रहा है, यानी हिंदुस्तान को इन्होंने मार्केट बना दिया था अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो पॉलिसी है इसने क्रिपल कर दिया, मतलब पंगु बना दिया, अपाहिज बना दिया कलाकारों को और कारीगरों को। क्यों, क्योंकि ये वंचित हो गए सोर्स ऑफ लिवलीहुड से। अरे भाई ये छोटी मोटी सारी इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ये सपोर्ट करे फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो ये बेचारे कहां से अपनी जीविका चला पाएंगे, इनकी रोजी रोटी छीन ली गई। फर्दर वर्किंग क्लास की बात करें तो ये जो ग्रोथ हुआ मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, आधुनिक तौर पे क्या किए, अब नए नए इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे थे हिंदुस्तान के अंदर भी, तो इसकी वजह से बर्थ हुआ किसका, एक नए सामाजिक क्लास का इंडिया के अंदर, जिसको वर्किंग क्लास कहा जाता है। इनका शोषण होने लगा, इनका भी। किसके द्वारा, फैक्ट्री के ओनर के द्वारा। फैक्ट्री के ओनर कौन हुआ करते थे, खास तौर से अंग्रेज ही हुआ करते थे। ये बहुत ही छोटा सेक्शन था सोसाइटी का, लेकिन ये रिप्रेजेंट करते थे अपना एक अलग सामाजिक नजरिया। और इनका जो नजरिया था
और इनका जो नजरिया था और इनका जो फायदा था वो पूरे के पूरे देश को कवर करता था। इनकी फैक्ट्रीज वगैरह शहरों में थी, उसके बावजूद फैक्ट्रीज से शहर में है, लेकिन इनका जो नजरिया है, इनका जो फायदा है पूरे होल देश को कवर करता है, यानी उसका इंपैक्ट पूरे के पूरे देश के ऊपर पड़ रहा है। ये सारे फैक्टर्स क्या थे? इसने पॉलिटिकल these factors made their political thinking far more significant than न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। नंबर में तो ये कम है, लेकिन इसका जो वो थिंकिंग था, राजनीतिक तौर पे जो सोच थी, वो काफी मजबूत थी और उसका बहुत इंपैक्ट पड़ रहा था पूरे देश के ऊपर। एजुकेटेड इंडियंस की बात करें तो जो रोजगार इन लोगों के लिए था वो गवर्नमेंट सर्विस में था, जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई था और प्रमोशन का चांस बिल्कुल धुंधला था। ब्लिक मतलब अंधेरे में, धुंधला यानी कोई प्रमोशन का चांस नहीं था। और ये उम्मीद कर रहे थे कि जो ब्रिटिश का पूंजीवाद है, यानी ब्रिटिश जो पैसा वगैरह यहां लगा रहे हैं, जो भी आधुनिकता यहां पे यूज कर रहे हैं, वो इनका जो पूंजी है, पैसा है, वो इंडिया के अंदर विकसित करेगा प्रोडक्टिव फोर्सेस को, है ना। जैसे कि इन्होंने ब्रिटेन के अंदर किया, मतलब यहाँ पे ये पूंजी अपनी लगाएंगे, फैक्ट्रीज वगैरह बनाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर भी विकास होगा, यहाँ का भी रॉ मटेरियल वगैरह फिनिश प्रोडक्ट में बनेगा और यहीं के लोगों को मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार वगैरह से लेके सब कुछ मिलेगा, इनकम वगैरह बढ़ेगी। लेकिन हुआ ये नहीं, क्या हुआ? हुआ ये कि ब्रिटिश की जितनी भी पॉलिसी वगैरह थी वो हमेशा हिंदुस्तान को कैसा रख रही थी? आर्थिक रूप से पिछड़ा ही बना रही थी, है ना। कि यहां का सिर्फ शोषण हो रहा था और फायदा कहां का हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का फायदा देखा जा रहा था। तो इसीलिए सारा का सारा सेक्शन जो सोसाइटी यानी समाज के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, तो सबने ये महसूस किया कि इनका जो आर्थिक रूप से इनको जो मुक्ति मिलेगी, यानी ये जो बंदिश में है, ये जो परेशानी में है, इनको मुक्ति तभी मिल पाएगी जब ये अपने आप को आजाद करेंगे ब्रिटिश रूल से, यानी ब्रिटिश के शासन से। तो अपना उद्देश्य पाने के लिए जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो एक साथ एक मंच पे आके खड़े हुए, नेशनल प्लेटफॉर्म पे, राष्ट्रीय मंच पे आकर खड़े हुए। और इस पूरे प्रोसेस यानी प्रक्रिया में जो भावना थी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवादी की, इसको क्या मिला? पावरफुल स्टिमुलस, यानी पावरफुल तरीके से, मजबूत तरीके से यह और ज्यादा डेवलप हुआ। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, पहला कौन था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी। रिप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी। अब ये जो प्रकृति थी, नेचर था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, ब्रिटिश शासन का, तो मेनली किस लिए था? कि भाई शोषण करना है यहाँ का। हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट अमंग द इंडियन, और इसी की वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी सोच पैदा हो रहा था। ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान के ऊपर और प्रमोट कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को, और इसीलिए वो दमनकारी नीति लेके आ रहे थे ताकि हिंदुस्तान को सब सॉवियंट बना दिया जाए। किसके लिए? जरूरतों के लिए ब्रिटेन के, यानी ब्रिटेन को जो भी जरूरत हो सेवा कौन प्रदान करे? हिंदुस्तान। यानी कि हिंदुस्तान कैसा हो जाए? रेडी टू ओबे, हर एक आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाए ब्रिटेन की जरूरतों के लिए। तो ये जो नीतियां थी ये बहुत बड़ा बैरियर, मतलब रुकावट बनने लगी इंडिया के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक और राजनीतिक डेवलपमेंट में। यानी कि इकोनॉमिक, सोशल, जिस तरह से भी आप समझ सकते हो, हिंदी हो या इंग्लिश, ये सारी चीजों के विकास में बिल्कुल बाधा बनने लगी, रुकावट बनने लगी। तो इसमें से कुछ दमनकारी यानी कि दबा देने वाली, बर्बाद करने वाली जो नीति है वो जो अंग्रेजों ने फॉलो की थी, उसमें लॉर्ड लिटन के द्वारा, देखो जो वायसरॉय है इंडिया का 1876 से 1888 में, उसने क्या किया? उसने कैटलिस्ट का काम किया। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट प्रोमोट करता है ग्रोथ को, स्पीड अप कर देता है किसी रिएक्शन को बिना खुद यूज हुए। तो उसने क्या किया? कैटलिस्ट की तरह काम किया नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, इसके डेवलपमेंट में। ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके बढ़ने में इसने कैटलिस्ट की तरह काम किया। किसने कैटलिस्ट की तरह काम किया? लॉर्ड लिटन द्वारा कुछ ऐसे कानून पारित किए गए जिसकी वजह से, क्या था वो देखते हैं। सबसे पहले तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया? एक बहुत बड़ा सा दिल्ली दरबार सजाया 1877 में, और ऐलान किया जाए कि क्वीन विक्टोरिया क्या है?
महारानी है पूरे के पूरे हिंदुस्तान की। लाखों रुपए का खर्च किया गया इसके ऊपर, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, जो कि चंगुल में फंसे हुए थे किसके, अकाल के। अकाल पड़ा हुआ था उस टाइम पे। तो लाखों रुपए दिल्ली दरबार के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए तो एक बहुत बड़ा रीजन था। इसके अलावा कानून की बात करें तो लॉर्ड लिटन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लोकल लैंग्वेज को कहते हैं वर्नाकुलर, लोकल, एंड इंडियन आर्म्स एक्ट, ये 1878 में दोनों ही आए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या करता है, फॉरबिड करता है, मतलब रोकता है वर्नाकुलर पेपर्स को, यानी कि लोकल पेपर्स को, कि आप कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं छापेंगे जो कि क्या करे, डिससेटिस्फैक्शन लेके आए, असंतुष्टि लेके आए अंग्रेजों के अंदर, है ना। गवर्नमेंट में के खिलाफ आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और ये जो एक्ट था, ये कानून अप्लीकेबल नहीं था इंग्लिश के न्यूज़पेपर के लिए। अब अंग्रेज जो भी चाहे हिंदुस्तान के बारे में छाप सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं, भाई हमारा पेपर नहीं। 1882 में ये एक्ट रिपील का मतलब होता है रद्द कर देना। लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर दिया था। इंडियन आर्म्स एक्ट क्या कहता है 1878 का, ये कहता है कि बिल्कुल जुर्म है हिंदुस्तानियों के लिए कोई भी हथियार रखना अपने पास बिना लाइसेंस के। और ये एक्ट नहीं लागू होता है किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। भाई हो अगर लागू तो सबके लिए हो, लेकिन क्या हो रहा है, हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो ये सब रीजन है जिसने कैटलिस्ट की तरह काम किया। जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, वो कम कर दी गई 21 से 19 साल तक। अब भाई हमारे यहाँ तो स्कूल ही बहुत देर में जा रहे थे, शिक्षा पूरी नहीं हो रही थी, तो 19 साल कर दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, कोई उतना पढ़ा लिखा है ही नहीं कि वो कॉम्पीट कर पाए और आईसीएस के एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पाए। इसके अलावा जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट मतलब माल कोई बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब ये ब्रिटेन से यहाँ का फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटी है ना, देश के अंदर आ रहा है, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, देश को लगाना चाहिए किसके ऊपर, ब्रिटेन के प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी टेक्सटाइल यानी कपड़ों वगैरह के ऊपर रिमूव कर दी गई, हटा दी गई। इससे क्या होगा, नुकसान होगा अपना, और इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल था किसके लिए, हिंदुस्तानी इंडस्ट्री के लिए। तो सर सीपी इल्बर्ट है, ये लॉ मेंबर थे, है ना, लॉ मेंबर, लॉ मेंबर यानी कि कानूनी सदस्य थे वाइसरॉय के परिषद के। और इन्होंने एक बिल बनाया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल 1883 में। बिल को इस तरह से पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस करना मतलब पेश किया गया था वाइसरॉय के लॉर्ड रिपन के द्वारा, कि ये देख रहा था कि एबॉलिश किया जाए जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन को। जुडिशियल यानी न्यायिक रूप से किसी को अगर जज वगैरह बनना हो तो रेस डिस्टिंक्शन के हिसाब से, जाति और नस्ल के भेद के साथ क्या किया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इस नियम कानून को ये एबॉलिश कर रहा था। एबॉलिश करना मतलब समाप्त कर रहा था। तो अंग्रेजों को जरूर बुरा लगेगा, अरे भाई हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तभी तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मैन ही जज में रह जाएंगे, कोर्ट रूम में रह जाएंगे। तो इसकी वजह से देखो विरोध प्रकट किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इन्होंने एक डिफेंस एसोसिएशन बनाया। डिफेंस मतलब रक्षा संगठन बनाया। संगठन यानी एक ग्रुप मिलके बना ले एक संगठन, ताकि रक्षा की जाए अपने स्पेशल प्रिविलेज की। स्पेशल मतलब खास तौर से जो विशेष अधिकार है, भैया हम ही जज बने रहेंगे, हम ही ट्राई करेंगे, सारे यूरोपियंस को भी, सारे इंग्लिशमैन को भी तुम नहीं हमको जज कर सकते या फिर ट्राई कर सकते। तो ये जो रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया थी, प्रोवोक किया। प्रोवोक करना मतलब उकसाना, उकसाया किसको, एजुटेशन को, काउंटर एजुकेशन बाय एजुकेटेड इंडियंस। अब इन्होंने क्या किया, डिफेंस एसोसिएशन फॉर्म किया। इससे पहले बात क्या हो रही है, लॉर्ड रिपन कह रहे हैं कि चलो भाई ये चीज खत्म कर दी जाए कि नस्ल भेद के आधार पे किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करना है, चलो ठीक है, न्यायिक वाले में। तो अब ये चीज इनको, ब्रिटिश को खराब लग रही है कि अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे तो फिर वो पद जा सकता है हिंदुस्तानियों के पास, और वो ट्राई कर सकते हैं यूरोपियंस को, है ना, किसी जुर्म के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक डिफेंस एसोसिएशन बनाया, और डिफेंस एसोसिएशन बनाया तो ये हिंदुस्तानी जो पढ़े लिखे थे इन्होंने प्रतिक्रिया की, इसका विरोध प्रकट किया, और गवर्नमेंट ने लास्ट में इस बिल को वापस ले लिया और एक मीजर लेके आए, मॉडरेट यानी कि
एक नया पैमाना लेके आया, उसमें कुछ सुधार बदलाव करके। वो क्या कह रहा है कि ट्राइंग यूरोपियंस टू अ सेशन जज एंड अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु माइट बी एन इंडियन, यानी कि यूरोपियंस को भी अब ट्राई किया जा सकता है, कटघरे में खड़ा किया जा सकता है सेशन जज के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो कि एक हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं। तो भाई इस बात पे ये पुराना वाला बिल इन्होंने, ये मॉडरेट मेजर है, पुराना वाला बिल इन्होंने वापस ले लिया। और ये जो बिल है इसने क्लियर कर दिया कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस को क्लियर कर दिया, यानी हिंदुस्तानी ये बात समझ गए थे कि जो न्याय है और फेयर प्ले है ये उम्मीद नहीं की जा सकती है यूरोपियन कम्युनिटी से। ठीक है, जब यूरोपियन कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो आप उनसे कभी भी इसकी उम्मीद मत करिए कि वो बेहतर खेल खेलेंगे आपके साथ, बराबर आपको अधिकार देंगे या आपका कोई फायदा होने वाला है। और ये जो दमनकारी नीतियां थी ब्रिटिश की, इसने क्या किया, एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए, राजनीतिक तौर पे आंदोलन किया गया, विरोध किया गया, और स्पीड, पेस मतलब स्पीड जो था इंडियन नेशनलिज्म का यानी हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद का, वो और तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। जितनी ज्यादा तकलीफें बढ़ेंगी और हर किसी को एक कॉमन एनिमी से तकलीफ बढ़ रही है, उतनी तेजी के साथ लोगों के अंदर अपने देश के प्रति भावना जाग रही है, लोग राष्ट्रवादी सोच के होते जा रहे हैं। तीसरा रीजन है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, है ना, सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, रिफॉर्म मूवमेंट। तो यहां पे देखो सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन चल रहे थे, सुधार आंदोलन 19वीं सेंचुरी में, ये पायोनियर थे। पायोनियर का मतलब होता है अगुवाई करना, यानी आगे चलना, किसी चीज के लिए पहल करना। इंडियन नेशनलिज्म की अगुवाई कर रहे थे, यानी इन चीजों से भी इंडियन नेशनलिज्म को क्या मिल रहा था, बढ़ावा मिल रहा था। इंपैक्ट बहुत पड़ा था भाई पश्चिमी शिक्षा का, वेस्टर्न एजुकेशन का। वो क्या कर रहा था, एक रैशनल, ह्यूमैनिटेरियन एंड साइंटिफिक अप्रोच लेके आ रहा था जिंदगी में। कौन लेके आ रहा था, वेस्टर्न एजुकेशन ही इस चीजों को सिखा रहा था भाई, इंडिविजुअल राइट के बारे में वही सब कुछ सिखा रहा था, और इंसानियत के बारे में भी, और साइंटिफिक अप्रोच जिंदगी को। साइंटिफिक मतलब हर एक चीज के पीछे क्या है, कोई रीजन है। और इसने पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को यह महसूस कराया कि हमको अपने धर्म को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसके अंदर बदलाव लाना है, सुधारना है, धर्म के साथ साथ समाज को भी। इन्होंने महसूस किया कि जो तरक्की का रास्ता है वो सिर्फ इसमें है कि हम सबसे बेहतर चुने, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से, वेस्टर्न एजुकेशन उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, जो सबसे बेस्ट है उसको चुना जाए और उसी रास्ते पे चला जाए। और इसी की वजह से हुआ क्या, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए बहुत सारे, और इसने हर एक तरह के इंसान को टच किया, यानी समाज के अंदर जितने सारे वर्ग होते हैं, सोसाइटी में जैसे जैसे भी लोग होते हैं, हर किसी को ये टच किया आंदोलन। सामाजिक घेरे के अंदर अगर देखो तो ये आंदोलन काम किया किसके लिए, कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए। भाई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, यानी कि जाति व्यवस्था बिल्कुल भी ना हो, हर व्यक्ति बराबर का अधिकार रखता है। और बच्चों के विवाह पर रोक हो, दहेज प्रथा खत्म हो, पर्दा व्यवस्था, सती ना हो, और इन्फेंटिसाइड, गर्भ में बच्चों को ना मारा जाए। तो ये सब चीजें चल रही थी। इन्होंने क्या किया, एक धर्म युद्ध लॉन्च करना, मतलब शुरू किया एक धर्म युद्ध, किसके खिलाफ, सामाजिक और लीगल का मतलब होता है वैधानिक, इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता, जो नहीं होनी चाहिए वो असमानता जो है, तो असमानता और ये समाज के सामाजिक और लीगल असमानताएं जो हैं, यानी कि बराबर नहीं माना जा रहा है, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने क्या किया, एक धर्म युद्ध छेड़ दिया। और धर्म के अंदर ही ये बदलाव क्या हुआ, विरोध किया इस बदलाव ने किसका, रिलीजियस सुपरस्टिशन का। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो बदलाव वाला आंदोलन चल रहा था, सुधार आंदोलन चल रहा था, तो इसने विरोध किया, कॉम्बैटेड का मतलब होता है विरोध किया, रिलीजियस सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास का। इसके अलावा इसने अटैक किया आइडोलेट्री पे, मूर्ति पूजन पे भी। इसके अलावा पॉलिथिज्म पे भी। पॉलिथिज्म का मतलब इस पे भरोसा करना कि एक से ज्यादा भगवान है, बहुत सारे देवी देवता हैं, तो इसके खिलाफ। और हेरिडेटरी प्रीस्टहुड यानी कि पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा, पादरी का बेटा ही पादरी बनेगा, तो इसके खिलाफ इसने विरोध प्रकट किया सुधार आंदोलन ने अपने धर्म और समाज के अंदर। तो ये जो मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट मतलब आंदोलन चल रहा था, ये किसके लिए लड़ रहा था, एक
एक एक व्यक्ति इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, हर एक की आजादी के लिए और सामाजिक समानता के लिए ये जंग हो रही थी कि समाज में सबको बराबर का अधिकार मिले। और इसमें कुछ प्रोमिनेंट रिफॉर्म मूवमेंट चले। प्रोमिनेंट का मतलब जो काफी फेमस थे, काफी प्रसिद्ध हैं। उसमें से एक है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को किसने फॉर्म किया था? तो इसको फॉर्म किया था राजा राम मोहन राय, इन्होंने इसको स्थापित किया। आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा रामकृष्णा मिशन ये फाउंड हुआ था किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद ने इसको बनाया। सत्यशोधक समाज, इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट किसने किया? इसका ज्योतिबा फुले ने किया। तो ये जो है कि ये समाज सुधार आंदोलन है मेन जो इनके द्वारा चलाए गए, इनके द्वारा बनाए गए। आगे देखते हैं अब बारी बारी से एक एक के बारे में। राजा राम मोहन राय जो कि एक बहुत बड़े जो है रिफॉर्मर हैं। तो ये ग्रेटेस्ट मतलब बहुत ही काफी ज्यादा महान सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्मर हैं 19वीं सेंचुरी के। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि धर्म और समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां प्रिविलेंट का मतलब प्रचलित फैली हुई हैं बंगाल के अंदर, उस समय वो सब की सब खत्म हो जाएं। 1888 में इन्होंने ब्रह्मो सभा बनाई और ये ब्रह्मो सभा हटके बाद में क्या हो गया? समाज हो गया, है ना। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, ब्रह्मो सभा से ब्रह्मो समाज हो गया। ब्रह्म समाज मानता है मोनोथेइज्म पे। अभी क्या देखा था? पॉलीथिज्म पे। तो पॉलीथिज्म क्या मानता है? कि बहुत सारे ईश्वर होते हैं, कई सारे देवी देवता होते हैं। मोनोथेइज्म क्या कहता है? कि बिलीव इन वन गॉड, यानी कि एक भगवान की पूजा करना। ये निंदा करता है कि इसकी मूर्ति पूजन की, और जोर देता है कि प्रार्थना किया जाए, ध्यान लगाया जाए, चैरिटी दान दिया जाए, नैतिकता के ऊपर ये जोर देता है। और ये भाईचारे को मजबूत करने के लिए जोर देता है। लोग ह्यूमंस के बीच में, इंसानों के बीच में आपसी प्रेम को ये बढ़ावा देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन एंड क्रीड, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, किसी भी जाति के हों। राम मोहन राय की बात हो रही है कि ये बिल्कुल खिलाफ थे रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम पे। कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी के एकदम बिल्कुल खिलाफ थे कि जाति कभी नहीं जाती, तो नहीं, इसके ये खिलाफ थे, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक अभियान भी शुरू किया खत्म करने के लिए, सती और पर्दा सिस्टम को खत्म करने के लिए। और ये निंदा करते थे पॉलीगेमी की। पॉलीगेमी मतलब एक व्यक्ति का एक से ज्यादा स्त्री से विवाह, उसका ये निंदा करते थे कि भाई 2-4 शादियां नहीं करनी, एक से ज्यादा करनी ही नहीं। और ये डिस्करेज कर रहे थे चाइल्ड मैरिज, बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए, और वकालत कर रहे थे कि अधिकार है विधवाओं का कि वो दोबारा से शादी कर सकें। और इन्हीं के कोशिशों की वजह से ही, राजा राम मोहन राय की कोशिशों से ही, विलियम बेंटिक ये जो गवर्नर जनरल था हिंदुस्तान का, उसने एक कानून बनाया 1829 में, और जो सती प्रथा को असंवैधानिक लीगल घोषित किया, और कहा कि ये पनिशेबल है, कि अगर कोई सती प्रथा करवाता है किसी स्त्री से तो वो क्या है? मुजरिम है। और इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो बंदिशें लगाई गई थी प्रेस की आजादी पे, उसके खिलाफ भी इन्होंने विरोध प्रकट किया। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध प्रकट करना। फर्दर आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के लफ्जों में इन्होंने कहा कि राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही उद्घाटन किया है आधुनिक युग की हिंदुस्तान में। मतलब आधुनिक युग की शुरुआत किसने की? राजा राम मोहन राय ने की है। इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन किया है। ये किसके शब्द हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। ये पिता है इंडियन रेनेजेंस के। रेनेजेंस का मतलब होता है रीबर्थ, फिर से नया होना उसको। तो हिंदुस्तान क्या कर रहा था? पुनर्जन्म ले रहा था। तो उसके ये फादर हैं, एंड द प्रॉफिट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। और ये जो हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद है, इसके ये मैसेंजर हैं, दूत हैं, प्रॉफिट हैं। यानी कि इन्होंने ही इसको क्या किया है? आगे बढ़ाया है, लोगों तक पहुंचाया है। मैसेंजर का काम ही क्या होता है? ज्योतिबा फुले ये एक अर्बन यानी कि शहरी पढ़ी लिखी सदस्य थी, एक लो कास्ट से मेंबर थी, समाज के पढ़े लिखे एजुकेटेड मेंबर में से थी, लो कास्ट के। इनका जो एजुकेशन था यानी पढ़ाई लिखाई थी, इनकी जो शिक्षा थी, और इनका खुद का जो अनुभव था,
उसने इनको आलोचक बना दिया था। आलोचक मतलब किसी चीज के बारे में निगेटिव बोलना, किसी चीज के बारे में निगेटिव सोचना, आलोचना करना, निंदा करना। और ये आलोचना पॉजिटिव भी हो सकती है, अगर किसी बुराई के खिलाफ किया जा रहा है तो ये आलोचक बना दिया था इनको। और ये आलोचना कर रहे थे किसकी? हिंदू धर्म की और उसके रीति रिवाजों की। 1854 में इन्होंने स्थापित किया, एक स्कूल बनाया अछूत लोगों के लिए, और साथ ही साथ एक निजी अनाथालय बनाया किसके लिए? विधवाओं के लिए। तो पहले के लोग थे ये सारे काम कर रहे थे भाई। और ये चाहते थे कि आजाद किया जाए किसको? डिप्रेस्ड क्लास को। डिप्रेस्ड क्लास मतलब जिनका दमन किया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है, निचले स्तर के जो लोग हैं उनको आजाद किया जाए और उनको बिल्कुल उनके अधिकारों से उनको अवेयर किया जाए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए कि क्या कुछ उनके अधिकार हैं। और इन्होंने क्या बनाया? सत्यशोधक समाज 1873 में बनाया। और इस उद्देश्य के साथ बनाया कि समाज के अंदर न्याय हो, खास तौर से किसके लिए? वीकर सेक्शन के लिए, जो कमजोर वर्ग है समाज के अंदर उनके लिए न्याय हो। और ये अग्रदूत थे, यानी इन्होंने पायोनियर का मतलब फिर से बताया ना, अगुवाई करना, पहल करना, सबसे आगे चलना। तो ये पायोनियर थे विडो रिमैरिज के, है ना। विडो रिमैरिज आंदोलन जो चल रहा था कि विधवाओं का फिर से विवाह हो जाए, तो महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने ये पायोनियर रहे, यानी इन्होंने ही इस आंदोलन की अगुवाई की और काम किया किसके लिए? औरतों की शिक्षा के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। फर्दर आगे देखते हैं, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया किसमें? शुरुआत होने में। किसके शुरुआत होने में? इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत होने में। किस तरीके से योगदान दे रहा है ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन? तो देखते हैं। स्वामी दयानंद एंड स्वामी विवेकानंद, इन्होंने ऐलान किया, प्रोक्लेम किया, क्या किया? कि सुपेरियरिटी है किसकी? इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन की। जो हिंदुस्तानी संस्कृति है और हिंदुस्तानी जो सभ्यता है वो सुपीरियर है, वो बेहतर है। और ये जो रिफॉर्मर हैं ये निंदा कर रहे हैं किसकी? अनटचेबिलिटी की, कि इसको जो है नहीं मानना चाहिए और कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानना चाहिए। अब इससे सबसे ज्यादा आकर्षित कौन होंगे? जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो डिप्रेसिव क्लास है वो। और ये जो भाईचारा का इनका विचार है और जो समानता का जो विचार है, इसकी वजह से सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हुए कि भाई कोई तो है जो हमारे बारे में बात कर रहा है और हमको बराबर बता रहा है हर किसी के। तो ये जो रिफॉर्मर है या इतने ये जो सुधारक हैं, ये लोगों को बता रहे हैं नॉट टू इग्नोर, इग्नोर नहीं करना है इंपॉर्टेंस। किसका इंपॉर्टेंस? वोमेन का, यानी औरतें भी बहुत मेन रोल अदा करती हैं और ये भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, योगदान दे सकती हैं अपना किसके अंदर? नेशनल मूवमेंट के अंदर, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ये भी हिस्सा ले सकती हैं। ये दे प्रोटेस्टेड, इन्होंने विरोध किया किसके खिलाफ? ब्रिटिश के डोमिनेशन के खिलाफ। ब्रिटिश क्या कर रहे थे? डोमिनेट कर रहे थे हिंदुस्तान में, अपना अपने आप को फैलाए जा रहे थे और ऐसी ऐसी नीतियां ला रहे थे कि दमन हो हिंदुस्तान का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था, स्वराज, एंड टू रेज द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस। और पहली बार इन्होंने ये नारा लगाया था कि हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तानियों के लिए है। ये जो सुधार आंदोलन चल रहा था इसको अपना इंस्पिरेशन कहां से मिला था? इंस्पिरेशन मिला था इंडियाज कल्चरल हेरिटेज से, यानी हिंदुस्तान का जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो पुरानी चली हुई विरासत आ रही है संस्कृति, उससे मिला था। और इसकी वजह से बढ़ावा मिल रहा था किसको? एक फीलिंग आ रही थी पैन इंडियनिज्म को एंड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी भावना कि सब लोग जो है कि एक जैसा मतलब कॉमन चीजें शेयर कर रहे हैं, कोई ऐसी आइडेंटिटी शेयर करना जो कि किसी सरहद वगैरह, लैंग्वेज वगैरह को नया मानती हो। तो वैसा पैन इंडियनिज्म वाली भावना आ रही थी लोगों के अंदर, और स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म यानी कि एक भावना आ रही थी राष्ट्रवादी सोच की। तो ये जो सुधार आंदोलन चल रहा था, रिफॉर्म मतलब बदलाव, सुधार आंदोलन, इसने लोगों को कॉन्शियसनेस, यानी लोग जो है कि बिल्कुल होश में आए, एक नया समाज
कॉन्शियसनेस ऑफ अ न्यू सोसाइटी, एक नया समाज बने, डिवाइड ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, यानी कि क्या बनना चाहिए, एक ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त ना हो उसके जन्म के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से या उसकी जाति के आधार पे। रोल ऑफ द प्रेस, प्रेस का क्या रोल था, बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह शुरुआत हुए थे हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, बाद के यानी कि 1850 के बाद बहुत सारे अखबार शुरू हुए, और कुछ उसमें से मेन न्यूज़पेपर कौन कौन से, अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली, द एरिब्यून, द पायोनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड द स्टेट्समैन इन इंग्लिश, ये अखबार छप रहे थे। इनका रोल क्या था वो भी आगे देखते हैं। बहुत सारे दूसरे भी अखबार थे और पत्रिका मैगजीन वगैरह भी थी, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में, जिसने की जो कि बाहर आई है ना, लोगों के द्वारा छापी गई। तो ये जो अखबार वगैरह थे इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है स्ट्रॉन्ग नेशनल सेंटिमेंट, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, नेशनल मतलब राष्ट्रवादी, सेंटिमेंट भावना लोगों के अंदर पैदा करने में इसने बहुत अहम भूमिका निभाई है। किस तरह निभाई है वो देखो, ये अखबार ही था, है ना, थ्रू द प्रेस, जो कि देशभक्ति की भावना और मॉडर्न लिबरल आइडियाज यानी कि आधुनिक मॉडर्न लिबरल यानी उदार आइडियल्स लेके आया, लिबर्टी के यानी आजादी के, है ना, फ्रीडम के सोच, इक्वालिटी का, होम रूल का और इंडिपेंडेंस का, आजादी का, ये सब लोगों के अंदर कैसे फैला, इन्हीं अखबारों की वजह से फैला, लोगों के अंदर ये सारी भावनाएं आई, लोग इसके बारे में जाने। प्रेस क्या कर रहा है, प्रेस रोजाना आलोचना कर रहा है, जो अन्याय हो रहा है, अन्याय करने वाली नीतियां बनाई जा रही हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ आलोचना प्रकट कर रहा है। तो अखबार पढ़े लिखे छाप रहे हैं, आलोचना प्रकट कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो दूसरा पढ़ रहा है, जो दूर दराज देश में है, उसको भी पता चलेगा कि क्या कुछ हमारे देश में हो रहा है और उनकी नीतियां सॉरी अंग्रेजों की नीतियां किस तरीके से हैं और हमको किस तरह प्रभावित कर रही हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से अपनी नीति ला रही है और एक्सपोज कर रहे थे, उजागर कर रहे थे, लोगों के सामने सच्चाई लेके आ रहे थे कि ब्रिटिश रूल आखिर में चाहता क्या है, ट्रू नेचर क्या है ब्रिटिश रूल का, ये अखबारों के थ्रू हो रहा था। और इसी की वजह से एक्सचेंज हो रहा था व्यूज का, यानी लोग अपने अपने ख्याल एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। होता है ना, इसमें बहुत सारे लोगों के अपने अपने आर्टिकल छपे रहते हैं, लोग अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं अलग अलग जगह से, डिफरेंट अलग अलग सामाजिक ग्रुप अलग अलग हिस्से से देश के क्या कर रहा था, अपना आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा था, और आइडिया शेयर करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट क्या कर रहे थे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट, और ये संगठित कर रहे थे, क्या कर रहे थे, राजनीतिक आंदोलन को, राजनीतिक आंदोलन को क्या किया जा रहा था, एक किया जा रहा था, एक करने की कोशिश चल रही थी, ताकि एक बड़े पैमाने पे क्या किया जा सके, प्रोटेस्ट किया जा सके, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और इसी अखबार ने, अखबारों ने ही क्या किया, लोगों को जानकारी दी, लोगों को अवेयर किया कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, और ये जो अवेयरनेस था इसकी वजह से लोग समझ पाए कि किस तरह से राजनीतिक और सामाजिक विकास हो रहा है दुनिया के दूसरे कोनों में, और उसी हिसाब से ये लोग भी अपना नीति और अपना प्रोग्राम अपनाने लगे। दुनिया के बाहर किस तरह से लोग लड़ रहे हैं अपनी अपनी आजादी के लिए, कैसे बाकी दुनिया के देश आजादी पा रहे हैं, किस तरह के ख्याल रख रहे हैं, किस तरह का सुधार कर रहे हैं, तो ये चीजें आइडियाज भी अखबारों से मिल रही हैं, और लोग अपने आप को भी उसी हिसाब से अपने लिए भी, अपने देश में भी प्लान कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। प्रीकर्सर का मतलब होता है अग्रदूत, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो लोग जो शुरुआती आए, है ना। राजा राम मोहन राय ये पायोनियर है, यानी अगुवाई करने वाले पॉलिटिकल मूवमेंट के इन इंडिया। पॉलिटिकल मूवमेंट की अगुवाई किन्होंने की, इन्होंने ही की, अगुवाई करना, पहल करना, आगे आना, पहले काम करना। इन्होंने जो है डिमांड किया लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है आजादी, प्रेस की आजादी हो, साथ ही साथ नियुक्ति की जाए, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, भर्ती किया जाए इन द सिविल कोर्ट, हिंदुस्तानियों की भर्ती हो सिविल कोर्ट के अंदर और दूसरे हायर पोस्ट में, और कोडिफिकेशन हो लॉज का एटसेट्रा। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज का मतलब होता है सिस्टमैटिक कलेक्शन हो किसका, नियम कानून का।
पहला जो संगठन बना है ना, वो संगठन बना किसका, लैंड होल्डर सोसाइटी बनी सबसे पहले, ये संगठन बना। ये संगठन बना है कोलकाता में 1838 में। बहुत सारे दूसरे पब्लिक एसोसिएशन यानी लोगों ने संगठन बनाया, कई लोग मिले और मिलके क्या किया, एक सोसाइटी फॉर्म की। अपनी खुद की उनकी आइडियोलॉजी होती है, खुद का अपना सब कुछ होता है कि किस तरह से हमको काम करना है और किस पैमाने पे काम करना है, तो ये सारी चीजें वो लोग अपना बनाते हैं। तो बहुत सारा जो है कि संगठन बना अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तान के, जैसे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ये एक सोसाइटी बनी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये भी एक संगठन बना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाया गया। लंदन इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन, दीज एसोसिएशन, ये सारे जो संगठन बनाए जा रहे थे, ये बेस थे, क्या कर रहे थे, ये सर्व कर रहे थे किसकी तरह, बेस की तरह, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस बनी नहीं है, छोटे छोटे अलग अलग पॉलिटिकल बॉडीज अभी बन रहे हैं, छोटे छोटे संगठन अभी बन रहे हैं, और सारे संगठन फिर बाद में एक होके क्या बनेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होगा। तो ये सब अभी क्या कर रहे हैं, बेस फॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के लिए। और इसमें जो मेन था संगठन वो कौन था, सबसे मेन संगठन में है इंडियन ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये जो संगठन बना था, ये लंदन में बना था, 1866 में बना था। दादा भाई नेहरू जी ने बनाया था इसे। ये एसोसिएशन, ये संगठन क्या करता था, जानकारी देता था सारे इंडियन सब्जेक्ट के ऊपर, यानी जो भी हिंदुस्तानी विषय, विषय मतलब वो वाला सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स कॉमर्स वाला सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है ना, उसके बारे में सारी जानकारी कौन दे रहा है, ये संगठन दे रहा है। किसको दे रहा है, ब्रिटिश सिटीजन को एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी दे रहा है। तो इसका काम था सही जानकारी प्रोवाइड करना, कि भाई आप लोग तो हमारे देश के अंदर हैं, आपके लोग, और हमारे देश में हिंदुस्तानियों के साथ क्या हो रहा है, उसकी सही सटीक जानकारी कौन दे रहा है, ये संगठन दे रहा है। ये आवाज था ये संगठन, सारी शिकायतों के लिए, हिंदुस्तानी लोगों की जो शिकायत थी उसकी आवाज था ये संगठन। ये बताता था कि क्या कुछ शिकायतें हैं हिंदुस्तानियों की आपसे, और आपको क्या कुछ करना चाहिए उनके उपचार के लिए। दादा भाई नेहरू जी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इस राय में थे कि जो ब्रिटिश हैं वो बेसिकली कैसे हैं, जस्ट एंड गुड हैं, यानी अच्छे हैं और न्याय करने वाले हैं। तो ये संगठन उसी काम के लिए बना था। वो चाहते थे कि ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर इन इंडिया, जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर एक्चुअल में हो रहा है उसकी जानकारी मिले, किसको, इंग्लैंड के लोगों को मिले, ताकि जो परेशानियां हैं हिंदुस्तानियों की उसके बारे में वो सोचें और उसको सॉल्व करें, क्योंकि उनको सही जानकारी तो मिल नहीं रही थी। ये जो संगठन था उसके अपनी शाखाएं, ब्रांचेस थे, जैसे यहाँ पे कोई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह होती है, अलग अलग जगह उसके सर्विस सेंटर वगैरह होते हैं ना, कोई जैसे कोई मोबाइल फोन हो गया तो भाई यहाँ पे भी केयर सेंटर है, कहीं पे भी है, तो वैसे ही ये संगठन जो था इसके भी अपने अपने लोकल ब्रांचेस थे, जैसे कि मुंबई में थे, कोलकाता में थे, चेन्नई में थे, तो अलग अलग जगह पे ब्रांचेस थे। दूसरा संगठन, जो प्रोमिनेंट संगठन की बात हो रही है, बहुत सारे संगठन थे, सबको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, इसमें इंडियन एसोसिएशन भी है जो 1876 में फॉर्म हुआ था। ये जो इंडियन एसोसिएशन है वो एक ऑल इंडिया आंदोलन के लिए बना हुआ था, है ना। किसके लिए बनाया गया था, इसका फॉर्मेशन ही हुआ था ऑल इंडिया मूवमेंट के लिए, और इसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो संगठन था इसमें वकील थे, प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर थे, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे उसके सदस्य के रूप में, बहुत सारे पढ़े लिखे। ये जो संगठन था इसकी भी शाखाएं बंगाल में थी और नगर में भी थी, बंगाल के बाहर, बंगाल के साथ साथ बंगाल के बाहर में भी इसकी शाखा थी, ब्रांचेस थे। उद्देश्य क्या था इंडियन एसोसिएशन का, क्या उद्देश्य था इनका, क्या मेन एम था, ये चाहते थे कि एक स्ट्रांग बॉडी बनाई जाए पब्लिक ओपिनियन की, कि लोग जो कुछ भी अपनी राय रख रहे हैं उसके लिए एक मजबूत बॉडी बने, ताकि आवाज पहुंचाई जा सके, आवाज बने ये, और साथ ही साथ जो जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं वो एक कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एक हो जाएं, यानी
इंटीग्रेशन हो इंडियन पीपल का, सबका सब क्या हो, एक साथ मिल जाए, किस बुनियाद पे, कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, यानी सबका जो राजनीतिक फायदा है एक हो। और इसके साथ ही साथ क्या करना है, बढ़ावा देना है दोस्ताना रिश्तों को, किसके बीच में, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। इसके अलावा कोई भी अगर पब्लिक मूवमेंट होता है, कोई आंदोलन वगैरह होता है, तो उसके अंदर मास पार्टिसिपेशन हो। ऐसा नहीं कि लोकल लोगों में कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, तो उसमें देखा होगा आपने, देश के अलग अलग हिस्सों से किसान आए हुए थे वहां पे दिल्ली में आंदोलन करने के लिए। तो वैसा ही कुछ सोचा जा रहा था उस टाइम पे भी कि मास मूवमेंट हो, मास पार्टिसिपेशन। क्या उपलब्धि मिली इनको, इन्होंने जो है आंदोलन किया किसके खिलाफ, दमनकारी एक्ट के खिलाफ। दमनकारी एक्ट कौन कौन से थे, नुकसान पहुंचाने वाले, लाइसेंस एक्ट। क्या था लाइसेंस एक्ट, ये था कि कोई भी हिंदुस्तानी जो है बिना लाइसेंस के कोई हथियार नहीं रख सकता है ना। आर्म्स एक्ट जैसे था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कहता है, कोई ऐसी बात नहीं छपनी चाहिए जिससे ब्रिटिशर्स जो है, इंग्लिशमैन जो है, उनके भावना को ठेस पहुंचे या असंतुष्टि आए। और ये खिलाफ थे किसके, जो एज लिमिट 21 साल से 19 साल कर दी गई थी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। और जो कुछ भी परेशानियां हो रही थी, ब्रिटिश ओन्ड, यानी जो ब्रिटिश लेके प्लांटेशन करवा रहे थे, तो प्लांटेशन करवाने के लिए जो काम करने वाले व्यक्ति थे, हिंदुस्तानी थे, तो उनका जो शोषण किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना, उनके प्लांटेशन में काम करते हुए, तो ये उसके लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। हाउएवर जो संगठन था फेल कर गया ऑल इंडिया कैरेक्टर पाने में। ऑल इंडिया कैरेक्टर मतलब पूरे देश के अंदर प्रचलित होने में ये फेल हो गया, पूरे देश में ये नहीं फैल पाया। इसके बाद आता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में। ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, इन्होंने कन्वेंट किया। कन्वेंट करने का मतलब होता है सबको एकत्रित करना, सबको बुलाना एक जगह पे। द ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलकाता में किया इन्होंने, सबको एकत्रित करके। और ये एक प्रांतीय संगठन था, प्रांतीय मतलब एक एरिया का संगठन था, एक प्रांत का संगठन था। और ये ऑफर कर रहा था एक मॉडल की किस तरह से एक्चुअल में इंडियन नेशनल कांग्रेस को होना चाहिए, जो कि इसके 2 साल बाद बना। ये प्रोविंशियल यानी प्रांतीय बना था, मतलब होल कंट्री का नहीं था, ये प्रांतीय था। लेकिन ये एक बेस मॉडल बता रहा था कि हाँ, इस तरह का मॉडल, यानी इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को होना चाहिए, जो कि 2 साल बाद इसके बनने के बनेगा। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, इसका दूसरा सेशन मतलब सत्र हो सकता है, सत्र होता ही है, मतलब सत्र को बैठक भी बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं। तो इसकी जो दूसरी मीटिंग हुई वो दिसंबर 1885 में हुई कोलकाता में। और उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन कहां पे हुआ, एक मीटिंग कहां पे हुई, मुंबई में। ये दोनों ही बॉडीज क्या कर रही थी, सेम पर्पस के लिए काम कर रही थी। कौन, आईएनसी का मतलब यहाँ पे सॉरी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये दिसंबर में हो रहा है दूसरा सेशन, और उसी समय में इनका सेशन हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुंबई में। कोलकाता, मुंबई, ये दोनों बॉडी क्या कर रही हैं, सेम पर्पस के लिए काम कर रही हैं। और दैट इज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन। दोनों ही क्या चाहती हैं कि हिंदुस्तान के लोगों का भला हो, इनका कल्याण हो। तो इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या किया, मर्ज कर गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ दिसंबर 1886 में। दोनों क्या हो गए, एक हो गए। ये मर्ज हुआ, फॉर्मेशन तो पहले ही हो चुका था आईएनसी का, तभी तो उसकी बैठक हो रही थी मुंबई में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ वो देखते हैं। वो तो देख लिया हम लोगों ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी मर्ज हुए 1886 में। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग जगह पे डिफरेंट पार्ट में कंट्री के संगठित होकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। जैसा कि मेंशन किया गया पहले, वो सब लोकल थे कैरेक्टर में। लोकल मतलब जो है जैसे कि अलग अलग जिले में, जैसे चंदौली में अलग, वाराणसी में अलग, मिर्जापुर में अलग, इस तरह से लोकल लोकल अपनी अपनी जगह पे। हाउएवर इनकी जो एक्टिविटीज थी वो प्रिपेयर कर रहा था ग्राउंड किसके लिए, क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब तुम खुद सोच के देखो कि मुंबई है, बैंगलोर है, दिल्ली है, कोलकाता है, इन सब जगह पे छोटे मोटे अपने प्रांतीय संगठन चल रहा है, स्टेट वाइज संगठन चल रहा है, और सबका कॉमन एनिमी एक ही है, सबको चाहिए आजादी। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ
जब इनके आइडियाज और व्यूज शेयर होंगे अखबारों के जरिए और आंदोलन के जरिए एक दूसरे के बारे में पता चलेगा, तो ये सब चाहेंगे ना कि सब मिलके क्या हो जाए, एक ऐसा संगठन बनाया जाए, मिलके एक ऐसा हुआ जाए कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किया जाए कि जब हम सबका कॉमन गोल है तो क्यों ना हम सब एक हो जाएं। और ऐसा ही कुछ होगा। वाइल द इंडियन लीडर जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और जस्टिस राणा डे वेर मूविंग टूवर्ड, ये मूव कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे किसकी तरफ, ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी की तरफ, कि एक ऐसा राजनीतिक संगठन बनाया जाए पूरे देश के लिए काम करे, किस्मत से फॉर देम हेल्प इन दिस डायरेक्शन, मदद करने के लिए कौन आ गया, एक अजनबी सोर्स आ गया, और अजनबी सोर्स कोई और नहीं, एओ ह्यूम आ गए। और एओ ह्यूम है कौन, एक रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर, ब्रिटिश सदस्य थे इंडियन सिविल सर्विस के, रिटायर हो चुके थे। वो चाहते थे कि सेटअप किया जाए एक ऐसा संगठन जो क्या करे, ड्रॉ करे गवर्नमेंट के अटेंशन को, कि गवर्नमेंट तुम देखो कि कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक है, तुम जो शासन कर रहे हो गलत शासन कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, और सजेस्ट करे टू रेक्टिफाई देम, और उसको सजेस्ट करना है, राय देनी है कि किस तरह से तुम इन दिक्कतों को दूर कर सकते हो। तो इनका ये मानना था। ठीक है, ये आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, आजादी के लिए नहीं लड़ने की बात कर रही है, ऐसा संगठन बनाने की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि क्या कुछ कमियां हैं और कैसे उसको दूर करना है। ह्यूम ने एक खुला खत लिखा ग्रेजुएट्स को, किसके, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को, और उनसे कहा कि समर्पित कर दो अपनी जिंदगी, किसके लिए, टू द देमसेल्फ, अपनी खुद को समर्पित कर दो, टू द सर्विस, सेवा में लोगों की, बाय फॉर्मिंग अ यूनियन, एक संगठन बनाइए ताकि सबको संगठित किया जाए और एक बेहतर एक्शन लिया जाए। इन्होंने खुला खत लिखा। एक्शन अगर नहीं लिया जाएगा तो उधर से हमको कोई फेवर का रिएक्शन नहीं मिलने वाला अंग्रेजों की तरफ से। और ये अपील जो इन्होंने खुले खत से की थी, वो अपील, इनकी प्रार्थना जो है, इनकी डिजायर्ड रिजल्ट लेके आई, यानी लोग यहां से शामिल हुए इनके संगठन में। 1884 में ह्यूम किसके साथ कंसल्ट किया, इन्होंने बातचीत की, कंसल्ट किया हिंदुस्तानी नेताओं के साथ, और इन्होंने नींव रखी इंडियन नेशनल यूनियन की। किसकी नींव रखी गई, इंडियन नेशनल यूनियन की। कॉन्फ्रेंस हुआ, किसका, रिप्रेजेंटेटिव का, रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि, हर एक जगह से, जैसे हम अपनी जगह से अपने हर एक जो है गांव में एक प्रधान होता है, तो प्रधान क्या होता है, प्रतिनिधि होता है अपने गांव का, यानी अपने गांव को रिप्रेजेंट करता है। तो अलग अलग देश के हिस्से से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, तो कॉन्फ्रेंस हुआ रिप्रेजेंटेटिव का, अलग अलग देश के हिस्सों से आए थे। कन्वेंट मतलब सब एक जगह एकत्रित इकट्ठा हुए, है ना, यूनियन के द्वारा ये सब किया गया। और ये कहां पर हुआ, पुणे में, दिसंबर 25 1885 में, इस तारीख को ये सब एक जगह आए। और प्लेग उसी समय ब्रेकआउट हो गया पुणे में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्लेग बीमारी है, महामारी है, तो इसलिए जो मीटिंग है यूनियन की, वो कहां पे फिर हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई, मुंबई के। और ये मीटिंग 28 से 31 तारीख तक चली। 25 तारीख को पुणे में थे, लेकिन उसके बाद प्लेग आ गया, महामारी, तो उसके बाद 28 से 31 तक ये मीटिंग चली। कहां पे, मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसकी अध्यक्षता, प्रेसिडेंटशिप, यानी अध्यक्ष कौन था, ये प्रेसिडेंटशिप किसका था, वोमेश चंद्र बैनर्जी थे। इट वॉज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स, यानी कि 72 प्रतिनिधि आए थे, 72 जगह से, 72 प्लेस से, 72 ऑर्गेनाइजेशन के कह सकते हो प्रतिनिधि आए थे, रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और सजेशन दिया किसने, दादा भाई नेहरू जी ने, कि जो नाम है यूनियन का वो बदल दिया जाए और इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया जाए। 1885 में ही मीटिंग चल रही है। कहां मीटिंग चल रही है, 1885 में, और 1885 का दिसंबर का ही टाइम है। इन्होंने ये सलाह दिया। 10 द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लेड ऑन दिसंबर 28 1885 को। दिसंबर 28 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिर वो फॉर्मेशन
हो गया, बन गया, नाम चेंज हो गया, इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। किस तारीख को हुआ? 28 दिसंबर को हुआ। किसके कहने पे हुआ? तो दादा भाई नेहरू जी के सजेशन पे हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जो वाइस रॉय था लॉर्ड डफरिन, उसने फेवर किया किसका? कि नहीं नहीं ठीक है, तुम कांग्रेस बना लो कांग्रेस। कांग्रेस क्यों बनाओ? क्योंकि वो सोच रहा था कि ये किस तरह से काम करेगा, कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगा। ठीक है, सेफ्टी वाल्व यानी कि ये हमारी सुरक्षा करेगा। किस तरफ से? ये उधर की बात हम तक पहुंचाएगा, हमारी रजामंदी उधर तक पहुंचाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में क्या काम करेगा? एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगा फॉर पॉपुलर डिस्कॉन्टेंट, यानी कि जो लोगों के बीच में हमारे प्रति नाराजगी है ये उसको दूर करने का काम करेगा। देयर बाय सेफ गार्डिंग द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, और हमारा जो फायदा है, हमारा जो हित है हिंदुस्तान के अंदर, वो बना रहेगा। ये उसके लिए ये काम करेंगे, है ना। ये मेनली क्या हो रहा था भाई? आवाजें तो बन रही थी, संगठन क्या कर रही है? संगठन एक साथ एकत्रित होकर अपनी आवाज सामने रख रही है। तो ये सोचे कि ये भाई एक सेफ्टी वेल्व की तरह काम करेगा, तो चलो भाई तुम कांग्रेस का फॉर्मेशन कर लो। कांग्रेस खड़ी थी किसके लिए? उम्मीदों के लिए, आशाओं के लिए, हिंदुस्तान के लोगों की जो एक्सेप्ट कर रहे थे लीडरशिप इन लॉन्चिंग द फ्रीडम मूवमेंट। क्या करने के लिए? कि हां आप नेतृत्व कीजिए, यानी कांग्रेस आईएनसी तुम नेतृत्व करो, हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे आजादी के आंदोलन की। और इसको अपना गोल मिला कब? 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, एम क्या था, उद्देश्य क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो देखो, इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट द फर्स्ट सेशन, तो पहली बार में ही अध्यक्षता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने डिक्लेयर किया, यानी ऐलान कर दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किस बात के लिए बन रही है, किस उद्देश्य के लिए बन रही है। तो वो ये उद्देश्य है कि हमको फ्रेंडली रिलेशन रखना है किसके बीच में? नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी राजनीतिक जो काम करने वाले हैं अलग अलग देश के हिस्से में, ये जो छोटे मोटे राजनीतिक वर्कर्स हैं, इनके बीच में क्या करना है? दोस्ताना रिश्ता बनाना है, डेवलप करना है। और कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना है, फीलिंग मतलब एहसास नेशनल यूनिटी की, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और प्रोविंस, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी शहर के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, इन सब से ऊपर उठकर किसको मजबूत करना है? भावना। कौन सी भावना? नेशनल यूनिटी की, यानी कि हम एक ही राष्ट्र के हैं, राष्ट्रवादी सोच फॉर्मुलेट करना है, पॉपुलर डिमांड्स। ठीक है, जो हमारा डिमांड है उसको फॉर्मुलेट करना है, उसको हमको क्या करना है? बनाना है, और उसको सरकार के सामने रखना है। हमको ट्रेन करना है लोगों को, और संगठित करना है पब्लिक ओपिनियन ऑफ इन द कंट्री। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, लोगों की जो राय है अलग अलग देश के हिस्सों से, उन सब की ओपिनियंस वगैरह को क्या करना है? हमको संगठित करना है, और लोगों को क्या करना है? ट्रेन भी करना है। कांग्रेस ने अपनी मीटिंग रखी, सेशन का मतलब होता है वही मीटिंग, बैठक, हर साल दिसंबर में रखी, ताकि ये क्या कर सके? वो पूरा प्रोफार्मा बना सके अपने प्रोग्राम का, ताकि अपने उद्देश्य को ये पा सके। चेंजेस मतलब बदलाव किए गए, जो ऊपर एम दिए हुए थे, अभी हम लोगों ने जो एम पढ़ा है उसके अंदर बदलाव किए गए। समय के साथ जिस तरह से परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां बदल रही थी, परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव किए जा रहे थे उसके अंदर, उद्देश्य के अंदर। सेशंस कौन कौन से थे भाई कांग्रेस के? तो पहला सेशन जो था कांग्रेस का, वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? अध्यक्ष थे सबसे पहली बार डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और ये 72 डेलीगेट्स इन्होंने अटेंड किया था देश के सारे हिस्सों से। और इसमें कुछ एमिनेंट, बहुत प्रसिद्ध पर्सन भी हैं, दादा भाई नेहरू जी हैं, केटी तेलांग है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चार्लू और एन जी चंद्रवर्क एंड जस्टिस राणा डे। तो ये प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम है, प्रोमिनेंट पर्संस का नाम है, जो कि उस सेशन में आए हुए थे, मीटिंग में आए हुए थे। दूसरा जो सेशन हुआ, दूसरी जो मीटिंग हुई 1886 में हुई, और ये कोलकाता में हुई, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? दादा भाई नेहरू जी कर रहे हैं। उस समय डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इधर दादा भाई नेहरू जी। सम ऑफ द डेलीगेट्स यानी जो प्रतिनिधि हैं, वो कौन रिसीव कर रहा है? डफरिन, लॉर्ड डफरिन रिसीव कर रहे हैं। लॉर्ड डफरिन रिसीव कर रहे हैं एज डिस्टिंग्विश्ड विजिटर टू द कैपिटल, यानी कि ये एक किसी तरीके से अच्छे हैं, एक अलग वे में
अच्छे हैं, तो उन डेलीगेट्स को कौन रिसीव किया? लॉर्ड डफरिन ने रिसीव किया। देयर आफ्टर सॉरी, तो उसके बाद जो नेशनल कांग्रेस है हर साल मिलती रही दिसंबर में अलग अलग हिस्सों में देश के, और जो इसके प्रतिनिधि हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज करके हजारों की संख्या में बढ़ गए। फर्दर सूरत का सेशन हुआ, 23rd सेशन था कांग्रेस का, और ये 1907 में हुआ, और इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? रस बिहारी घोष कर रहे हैं 23वें बार में इस मीटिंग में। और यहां पे एक डिस्प्यूट आ गया। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? टकराव। किसके बीच में? अर्ली नेशनलिस्ट के बीच में और एजल्टिव नेशनलिस्ट ऑफ कांग्रेस के बीच में, रिगार्डिंग द मेथड ऑफ एजिटेशन इन बंगाल आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन जब हुआ था बंगाल का 1905 के करीब में हुआ था, तो इसमें जब पार्टीशन हुआ तो अब यहां पे दो भाग में बढ़ गया। अर्ली नेशनलिस्ट क्या चाह रहे हैं? अर्ली नेशनलिस्ट ये कह रहे हैं हम संवैधानिक तरीके से चलेंगे, हम प्रोफार्मा तैयार करेंगे, और प्रोफार्मा तैयार करेंगे, संगठन बनाएंगे और उसको अंग्रेजों के सामने पेश करेंगे, यानी जो भी लड़ेंगे हम विधि विधान से। जबकि एजल्टिव वाले क्या चाह रहे थे? एजल्टिव वाले चाह रहे थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हम ये सब तरीकों वगैरह से नहीं चलने वाले हैं। ये उत्तेजक भी थे, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट आ गया, तो एक स्प्लिट आ गया था कांग्रेस के अंदर, दो भाग में विभाजित हो गया था, डिवाइड हो गया था। एजल्टिव ग्रुप को निकाल दिया गया कांग्रेस के अंदर से, और एक दशक तक 10 साल तक ये बाहर रहे, 1907 से 1916। 1916 में था कि ये दोनों विंग्स जो कांग्रेस की अलग अलग हो गई थी, ये फिर से दोबारा एक हो गई लखनऊ का जब मीटिंग हुआ तब। लखनऊ वाले मीटिंग में दोनों साथ साथ थे। उसके अलावा 23rd सूरत जो 1907 में हुआ, फिर 26 1911 में, 31st लखनऊ में जो ज्वाइंट सेशन था, दोनों एक साथ आ गए। और यहाँ पे जो है कि मुस्लिम लीग भी साथ था, और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। फिर 39th वाला बेलगम में हुआ 1924 में, और ये महात्मा गांधी ने इसका अध्यक्षता किया। 23rd तो हम लोग पढ़े हुए हैं, और ये भी इसके बाद ये वाला भी। और 1911 वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वही 26th सेशन था कोलकाता में कि पहली बार जनगण मन को गाया गया था, ठीक है। फिर 44th लाहौर में हुआ 1929 में, और पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया कि हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और ये वही नमक आंदोलन वाले से शुरू हुआ था। फिर 51st हरिपुरा में हुआ जो 1938 में, ये 51st मीटिंग है। सुभाष चंद्र बोस को इस बार इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट। तो देखो, पढ़ना हर एक लाइन है, सारा का सारा जो भी मटेरियल दिया हुआ है किताब में, वो सारा का सारा मटेरियल हमको पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लियर हो हमारे सामने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।